चलिए, हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में साउथ ईस्ट एशिया कर रहे हैं। हम उसके मेनलैंड रीजन को पढ़ रहे हैं और उसमें हमने वियतनाम की केस स्टडी कवर की। हमने उसमें वियतनाम वॉर की स्टोरी को अच्छे से समझा एक केस स्टडी के रूप में, कि कैसे कॉलोनियल कैपिटलिस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट कोल्ड वॉर के दौरान एक कन्फ्रंटेशन में आते हैं विद द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट इंटरेस्ट। इन दोनों इंटरेस्ट की जो बैटल है उसकी ग्राउंड वियतनाम बनता है। वहाँ पर हमने ये देखा कि कैसे जो पॉपुलर लीडर हैं, दैट इज़ हो ची मिन, वो अपने आप को मासेस के सपोर्ट की वजह से कॉलोनियल पावर्स को रिफ्रेन रखने में मददगार रहते हैं। और वो वियतनाम जिसे 1956 में चुनावों की मदद से एक हो जाना चाहिए था, वो इन्वेजन के बाद एक होता है 1975 में। उसके बाद से कम्युनिस्ट रिजिम वहाँ पर रूल कर रहा है और आज वियतनाम खुद को एक ओपन सोसाइटी के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहता है, क्योंकि वो नीड है। ग्लोबली जब भी आप बात करेंगे तो जब भी किसी सोसाइटी या किसी कम्युनिटी को अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट नीड यही होती है कि हमारी ये आइडेंटिटी कैसे प्रॉस्पेरस हो, हम कैसे प्रॉस्पर करें, हम ग्रो कैसे करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इकोनॉमी को अलग अलग डायमेंशंस में एक्सप्लोर करें। एग्रीकल्चर पर बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, इंडस्ट्री डेवलप किया जाए, सर्विस सेक्टर डेवलप किया जाए। ये सारे बेसिस एनरिच करना ज़रूरी हो जाते हैं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट एक बड़ी नीड होती है। इसके लिए टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक्निकल नो हाउ, स्किल्ड वर्क पावर ज़रूरी हैं। सोशल सेक्टर बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, शेल्टर, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये एक उन मुल्कों के लिए, जैसे कि वियतनाम, जिसे युद्धों के दौरान पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया हो, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह किया गया हो, उसकी कम्युनिकेशंस लाइंस को तोड़ा गया, ब्रिजेज़, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, डैम्स, ये सब चीज़ें ध्वस्त हुई। ऐसे मुल्क के लिए फिर ये चुनौती हो जाता है कि वो कैसे अपनी सोसाइटी को प्रॉस्पेरिटी के पाथ पर लेकर के जाए। तो यहाँ पर नीड्स अपने आप ही क्रिएट होती हैं कि आप ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ एक ओपन स्टांस रखें, और ऐसा ही वियतनाम भी कर रहा है। वियतनाम 1990s के दौर से ही ओपन इकोनॉमी के साइकिल को फॉलो कर रहा है। आज वियतनाम का दक्षिणी शहर हो ची मिन टेक्सटाइल सेंटर के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही हैं, और उसका कारण मैंने आपको बताया था कि चीप लेबर एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। आप कनेक्टेड हैं बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ, जैसा हमने पढ़ा था कि साउथ कोरिया वहाँ पर अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को इस्टेब्लिश कर रहा है। तो यही चीज़ें वियतनाम भी फॉलो कर रहा है। रूरल टू अर्बन शिफ्ट नेचुरली होगा, क्योंकि लोग बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एस्पायर करते हैं। जब देश के पास रिसोर्सेज की कमी हो, उसे एक कम समय में विकास चाहिए हो, तो ऐसे में डेवलपमेंट कंसंट्रेटेड होती है उन जगहों पर जहाँ पर अवेलेबिलिटी है सोशल सेक्टर और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, और वो चीज़ें शहरों में हो जाती हैं। ये कहानी है पूरे साउथ एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की, इवन अफ्रीका की भी, भारत की भी यही कहानी है। ऐसे में सोसाइटी अगर प्रॉस्पेरिटी करना चाहती है तो ऑप्शन यही बचता है कि आप शहरों की ओर जाइए, और इसलिए रूरल टू अर्बन शिफ्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। वियतनाम इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आज स्टेज 2 से स्टेज 3 की ओर प्रोसीड कर रहा है। ये क्लियरली विजिबल है उसके बढ़ते हुए शहरीकरण से, लोगों के माइग्रेशन से, और घटते हुए परिवारों के साइज़ से। फैमिली साइज़ घटता चला जा रहा है। ये सब चीज़ों से वो जुड़ा है। इसी कारण उसकी कई चुनौतियाँ भी हैं। जब सोसाइटी कम समय में बड़ी लीप लेती है इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, वेल्थ क्रिएशन तो होता है, लेकिन एनवायरनमेंट को डैमेज होता है। ख़ासतौर ऐसी सोसाइटी जो ऐसे क्लाइमेटिक रिजिम में आती हो जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन प्रोमिनेंट हो रेनफॉल के कारण, तो यहाँ के भी फॉरेस्ट को नुकसान है, वो हर जगह पर हो रहा है। पर डेवलपमेंट का एक सीधा असर ये दिखता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पैटर्न को अपना पाना इतना ईजी नहीं रहता। मौजूदा जनसंख्या का विकास फोकस पे होता है। जब आप एक बार विकास कर लेते हैं, लोग स्वयं ही
जब सभी का विकास हो जाएगा, वो स्वयं ही इस पॉइंट पर आएंगे कि वो एग्री करें कि हमें अब जिन रिसोर्सेज में अपनी जीवन बिताना है, हम उस इकोसिस्टम को, उन रिसोर्स बेस को एनरिच करें, प्रिजर्व करें, ताकि हमारा जीवन आगे भी इसी तरह से चलता रहे और हमारी भावी पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन्स को भी अपने जीवन के विकास का अवसर मिले। बट वियतनाम, भारत और ऐसे तमाम कई मुल्क जो कई 100 वर्षों तक कॉलोनियल पीरियड का दंश भोग चुके हैं, एट्रॉसिटीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनके पास ऑप्शन यही होता है कि कैसे वो अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या को शिक्षा, रोज़गार, घर, ये सब प्रोवाइड कर सकें। तो प्राइमरी फोकस हमेशा डेवलपमेंट रह जाता है। सेकेंडरी और टर्शरी स्टेज पर चली जाती हैं एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की कहानियाँ। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी एनलाइटन हो रही है, उसके प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी वियतनाम की परिस्थिति यही है कि उसमें ये नुकसान है, एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, सॉइल इरोजन की प्रक्रियाएं हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। दूसरी चीज़ हो जाती है ऐसे समाज में कि रिसोर्सेज पर किसका कंट्रोल होगा। जब भी हम वियतनाम जैसी सोसाइटीज़ की बात करते हैं जिनमें कल्चरल लेवल पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अधेसिव फोर्सेस वर्क कर रही हैं, द सोसाइटी इज़ फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रिजिम, आप बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनिटी को प्रेफर ही नहीं करते हैं, आप खुद को एक होमोजीनियस यूनिट काउंट करते हैं एक समाज के रूप में, आप खुद को एक रूपता में ही देखते हैं कि सभी एक हैं। तो एक तरफ कल्चरल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग अधेसिव फोर्सेस वर्क करती हैं, ये सेंट्रीपिटल होने का काम भी करती हैं, समाज को जोड़े रखने का काम भी यही करते हैं। शायद हो ची मिन इसी कारण इतने जंगें जीत भी गए कि सब जनता का समर्थन बड़े स्तर पर उन्हें मिला, और शायद यही कारण है कि यूरोपीय जनता में उस स्तर की कोई विविधता नहीं थी जिसका प्रयोग करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो ही नहीं कर पाए, ये भी एक चीज़ है। बट वहीं दूसरी तरफ जब आप इतने स्ट्रांगली सेंटर्ड होते हैं कल्चर के अराउंड ही, वो कल्चर एक अधेसिव फोर्स का काम कर रहा है, यहाँ पे ये चुनौती हो जाती है कि आप कैसे खुद को दुनिया की दूसरे मुल्कों के लिए ओपन करते हैं, चाहे उसकी नीड इकोनॉमी ही हो। ऐसे में ये बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि अपनी इकोनॉमिक नीड, जिसके लिए आपको ओपन होना पड़ेगा, जिससे आपको नेचुरली एक थ्रेट आता है कि आपके कल्चर हो सकते हैं आने वाले समय में एंडेंजर्ड हो जाएं। बाहरी लोग आएंगे, वो आपके ऊपर कई तरह की इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और ऑब्लिगेशंस लागू करेंगे, आपको कई तरह के ऐसे लॉज भी बनाने पड़ सकते हैं जो फ्री एंट्री प्रोवाइड करें दुनिया भर के लेबर्स को, इंडस्ट्रीज़ को, इन्वेस्टमेंट्स को, जिससे हो सकता है कि आगे जा कर के आपकी जो कल्चरल सेंक्टिटी है, एक आइडेंटिटी है, वो थ्रेटेंड हो। तो सरकारें यहाँ पर इस चीज़ को बैलेंस करने में लगी हुई हैं कि कैसे भविष्य के पीढ़ियों के लिए और मौजूदा समाज के विकास के लिए जो हमारी अर्थव्यवस्था को हमें खोलना है वो, और दूसरी तरफ हम अपने कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकें, ये इनके बीच में हमें बैलेंस अचीव करना है, ये वो कर रहे हैं। टूरिज़्म को, जो कि एक पोस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, उसे बढ़ोतरी दी जा रही है, हैवी इंडस्ट्री को बढ़ोतरी दी जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज को बेटर स्केल पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, डाइवर्स रेंज ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जैसे मैंने बताया कि एक्वाकल्चर पर फोकस किया जा रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट कम्युनिटीज़ के बीच में रिसोर्स कंट्रोल को लेकर के आपसी द्वंद्व रहते हैं, सोसाइटी ट्रांजिशन की ओर जा रही है तो इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ रहती है, वेल्थ का कंसंट्रेशन होता है, रूरल और अर्बन डिवाइड नज़र आता है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, और सोशल सेक्टर किन्हीं किन्हीं जगहों पर बेटर कंसंट्रेटेड होता है, दूसरी जगहों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। ये सब कुल मिला के कुछ चुनौतियाँ, कुछ रास्ते आगे भविष्य में विकसित होने के वियतनाम के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके साथ लगते एक मुल्क की कहानी करते हैं, दैट इज़ लाओस। पहले हम लाओस को मैप पर देख लें तो आपको क्लैरिटी हो जाए। ये देखिए, ये मैप अच्छा है लाओस को समझने के लिए। So this one is Laos
आप देख सकते हैं वियतनाम के साथ उसका बॉर्डर शेयर हो रहा है ईस्ट में, साउथ में कंबोडिया के साथ, वेस्ट में थाईलैंड के साथ, देन ये बॉर्डर बर्मा के साथ है, एंड दिस वन इज़ द चाइना। तो नॉर्थ में चाइना, नॉर्थ वेस्ट में म्यांमार, बर्मा जिसे कहते हैं, देन वेस्टर्न बॉर्डर विद थाईलैंड जो कि मेकोंग रिवर बनाती हैं। ओके, दिस इज़ मेकोंग रिवर। इसमें साउथ में दिस इज़ कंबोडिया, देन ईस्ट का देखिए पूरा का पूरा बॉर्डर वियतनाम के साथ शेयर होता है। ओके, दिस इज़ लाओस। देखिए लाओस आपने देख लिया कि कहीं पर भी कोई एग्ज़िट पॉइंट नहीं है उसके पास। लाओस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड, लाओस एक ट्रॉपिकल टाइप ए क्लाइमेट कंट्री है। देखिए जब हम टाइप ए क्लाइमेट की बात करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि टाइप ए क्लाइमेट को कभी भी एग्जैक्ट उस रेनफॉल पैटर्न से मत आइडेंटिफाई करिए कि सारा का सारा रेनफॉल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा इक्वेटर पे होता है। हो सकता है इक्वेटर पे राउंड द ईयर रेनफॉल होता हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो इतना बड़ा बेल्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कैंसर के बीच में, वहाँ हर जगह ही ऐसा होता है। भारत का आधा भाग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे ही है, पर ऐसा तो नहीं वह हर जगह पर सारा साल बरसात होती है, क्योंकि हम मानसून से प्रभावित मुल्क हैं। ठीक इसी तरह से साउथ ईस्ट एशिया का ये मेनलैंड रीजन भी मानसून प्रभावित क्षेत्र है। ओके, तो लाओस टाइप ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन में आता है, लेकिन उसके क्लियरली दो डिस्टिंक्ट सीज़न हैं। एक वेट सीज़न है जिस सीज़न में मई जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक बरसात होती है, और उसके बाद नवंबर से नेक्स्ट मई आने तक एक ड्राई सीज़न रहता है। इतनी बात समझ में आई। थर्ड एलिमेंट, अब नेचुरल सी बात है टाइप ए क्लाइमेटिक रीजन में है तो फॉरेस्ट होंगे, तो अच्छे वेजिटेटिव कवर वाली कंट्री है, लश ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर होते हैं। चौथा मेन एलिमेंट है यहाँ का द माउंटेनियस टोपोग्राफी एंड द मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर कोर रिवर का रोल प्ले करती है आने जाने के लिए, यानी कि फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्रीकल्चर और फॉर द पर्पज़ ऑफ रिलीजियस रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। अभी जब हम आगे जा कर के एक हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो रिलीजियस पर्पज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ नेविगेशन एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्रीकल्चर, मेकोंग रिवर इम्पॉर्टेंट रिवर है। आज दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट्स की मदद से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन पहले की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ओपन लॉस की बात ना करूं, तो मेकोंग मोस्टली वही 3 पर्पज़ सर्व करती थी जो मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल लाओस की कहानी ये है कि लाओस एक पिछड़ा मुल्क है। 80% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण है। वियंटियान एक बड़ा शहर है जो कि अर्बन फैसिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बट रेस्ट ऑफ द कंट्री की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी ही बहुत अनसर्टेन है, हर वक्त आपको मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। यही कारण है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पाती। आपके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पुअर है। एजुकेशन लोग लें, स्कूल्स तक आएँ, इसके लिए इंटरनेशनल मदद से बहुत सारे फूड प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। जैसे कि अमेरिका की मदद से यहाँ के स्कूलों में फूड प्रोग्राम चलाया जाता है, जिससे कि स्कूल में मील दी जाती है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस अटेंड करें, स्कूल आएँ और एजुकेशन स्प्रेड हो। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करता है, इवन शेल्टर्स भी लैक करते हैं। तो हेल्थ, सैनिटेशन, शेल्टरिंग एंड एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। उसका मेजर रीज़न ही है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। लाओस में बुद्धिज़्म का डोमिनेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंपली बुद्धिज़्म ही है। कुछ जनसंख्या आपको क्रिश्चियंस की भी मिलेगी, कुछ मुस्लिम्स की भी मिलेगी। ओके, ये दोनों जनसंख्याएं मिलेंगी। लाओस आज के समय में अपने मिनरल्स की वजह से दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना है, और अब अगर फ्यूचर में वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी या हो रही है
तो वो माइनिंग सेक्टर में ही है, हाइड्रो पावर सेक्टर में है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में है। लाओस को विकसित होना है, उन्हें इनका विकास करना पड़ेगा। उसे रॉ मटेरियल बेस एनहांस करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा जिसके अंदर सड़कें, रेलगाड़ियाँ, एयर ट्रैफिक और वाटरवेज, ये सारी चीज़ें आती हों। हैरानी की बात यही है कि लाओस एक ऐसा मुल्क है जिसके पास रेल रोड जैसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं, यानी कि वहाँ पर रेलवे जैसी चीज़ें नहीं। चीन की मदद से अब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहे हैं। चीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ विकसित कर रहा है, रेलगाड़ियों का जाल भी धीरे धीरे वहाँ पर विस्तार करा रहा है और सड़कों का जाल भी बिछ रहा है। अकेले चीन ऐसा कर रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं, पर चीन का डोमिनेंस है इस एरिया में। लाओस की जनसंख्या एक आइसोलेटेड कल्चरल ग्रुप की तरह जानी जाती है। उनकी लाइफ सेल्फ सबसिस्टेंस के अराउंड घूमती है। समाज एग्रीकल्चर पर फोकस्ड है, पर अपने खाने लायक भोजन उनके पास हमेशा से पर्याप्त रहा। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल एड काम कर रही है, उसका एक बड़ा कारण ये भी होता है कि चाहे कोल्ड वार हो या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट रीजनल लेवल पर वॉरफेयर्स हुई हों, उनकी वजह से जो डिवास्टेशंस आते हैं, उनकी वजह से ही सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटीज़ डिस्टर्ब होती हैं। और उस डिस्टर्बेंस के कारण जब अनाज की कमी पड़ती है, यातायात के साधनों को तोड़ दिया जाता है, तब नीड क्रिएट होती है इस तरह के एड प्रोग्राम्स चलाने की। एक मेजर रीज़न अफ्रीकन और एशियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ में ये रहता है। दूसरी तरफ हम एड प्रोग्राम तब चलाते हैं जब किसी तरह की कोई ऐसी समस्या नहीं आई, पर हम समाज के बहुत बड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। लेकिन मेजॉरली इन कंट्रीज़ में अगर किसी तरह के फूड एड प्रोग्राम चलते हैं, उसका कारण ये रहता है कि वो सफ़र हुए हैं एट द हैंड ऑफ अनड्यू वॉर्स और बैटल्स। ये चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। लाओस को भी इन चीज़ों का नुकसान पहुँचा है, चाहे वो वियतनामीज़ वॉर हों, चाहे इनके पहले इंडिपेंडेंट किंगडम्स आपस में लड़ रही हों, और चाहे फिर वो कम्युनिस्ट रिजिम के द्वारा किन्हीं भी तरह के परचेज़ किए गए हों। इन सब चीज़ों का नुकसान लाओस को भी हुआ है। लाओस इस समय अपनी दो महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक, वहाँ का एक शहर है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, और दूसरा वहाँ का एक मंदिर है। उस टेम्पल का नाम है वात फू। देखिए, जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे लाओस और कंबोडिया के विषय में, तो हमेशा ये जो वाट है शब्द, इसका मतलब होगा द टेम्पल, इसका मतलब टेम्पल होगा, और ये जो फू शब्द है इसका मतलब होगा द माउंटेन, माउंटेन टेम्पल। इसी तरह से आपके सामने एक शब्द अंकोर वाट भी आता है। अंकोर का मतलब होता है द सिटी, और वाट का मतलब है द टेम्पल, द सिटी टेम्पल। ओके, सो द सिटी टेम्पल, अंकोर वाट। मैंने अंकोर वाट का नाम क्यों लिया, आपको समझ आ जाएगा। तो वाट फू टेम्पल, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक टेम्पल ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, मैं वो आपको दिखला देना चाहता हूँ। आप देखिए वियतनाम का, लाओस का ये एक कस्बा जिसका नाम है लुआंग प्रबांग। पहले के लेक्चरों में याद है मैं बड़ा बड़ा लिखा करता था, ऐसे हिस्ट्री के लेक्चर याद होंगे आपको। अब मैं छोटा छोटा लिखने लगा हूँ ना, पहले बड़ा बड़ा लिखता था। चलो, अब मैं धीरे धीरे बड़े से छोटे की तरफ आ रहा हूँ, अणु परमाणु की तरफ। अब यात्रा गहरी है, चले। लुआंग प्रबांग ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आइए आपको दिखाता हूँ। देखो समरीन, क्या खूबसूरत नज़ारा है, सो ब्यूटीफुल है कि नहीं। ये सेटिंग पूरी की पूरी पर्यावरण के साथ मिलकर के रहने का एक अनूठा अनुभव। ये देखिए नज़ारा, देखिए पहाड़ियाँ कैसे तय दर तय चढ़ती चली जा रही हैं ऊपर के ऊपर। तो दिस इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लुआंग प्रबांग।
इन द लाओस, और टूरिज़म अट्रैक्शन है। देखिए, दुनिया जहान की आपाधापी से, भाग दौड़ से दूर, प्रिस्टीन एटमॉस्फेयर में अगर लोग इस तरह का एनवायरनमेंट एंजॉय करते हैं तो उनके लिए लाओस एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इट इज़ अ पीसफुल कंट्री। लोग जो हैं वो सौहार्द से जीवन जीते हैं, सादा जीवन है, ग्रामीण समाज है। और लाओस, द एथनिक ग्रुप, हमने पढ़ा था द बर्मीज़, द लाओस, द खमेर, वियतनामीज़। सो लाओस 70% लाओ पीपल है यहाँ पर। सो द पीस लविंग पीपल, ओके, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स में बटा हुआ समाज है। द सेकेंड वन इज़ द वातफू। वातफू की कहानी समझाता हूँ। देखो, ये एक शिव टेम्पल है, दिस इज शिव टेम्पल वातफू। आप बात लाओस की कर रहे हैं, भारत की नहीं हो रही। ऐसा कहा जाता है कि 2nd सेंचुरी BC में, 2nd सेंचुरी BC में मेगालिथिक बोल्डर्स, बड़े बड़े, मेगा मने बड़ा, लिथ मने पत्थर, बड़े बड़े बोल्डरों से कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर खड़े किए गए। ये BC पीरियड की बात है, समय आगे आया। 5th 6th सेंचुरी में यहाँ पर स्टोन और ब्रिक्स, स्टोन के पीसेस, जैसे हम ड्रेस्ड स्टोन कहते हैं, ड्रेस किया हुआ स्टोन, तैयार स्टोन एंड ब्रिक्स के स्ट्रक्चर उभरने लगे टेम्पल जैसे। और 8th से 14th सेंचुरी तक शासक रहेंगे द खमेर। दूसरा मार्कर दीजिए प्लीज़। द खमेर रूलर, ये बेस्ड कहाँ पर है? कंबोडिया में। ये क्योंकि हम कंबोडिया की मेन एथनिक ग्रुप कौन है? द खमेर, ओके। खमेर, 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 ओके। के देन एच देन मेर, खमेर बोल सकते हैं ना। तो खमेर शासक, कंबोडिया में बेस्ड शासक हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, ओके। जयवर्मन, यशोवर्मन, अलग अलग नामों से जाने जाएंगे ये लोग, एक एक शासक आता चला जाएगा। 8 से 14 सेंचुरी तक कंबोडिया से इनका एम्पायर बिगिन होके काफ़ी बड़े क्षेत्र में शासन करेगा। फिर थाई रीजन से कुछ शासक आके इन एरियाज़ को जीत जाएंगे, तो खमेर एंड हो जाएगा रूल, ओके। धीरे 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 डिक्लाइन कर जाएगा। मेन कहानी यही है कि इन शासकों के द्वारा वेस्ट में म्यांमार, ईस्ट में वियतनाम, नॉर्थ में चाइना की वुहान, और साउथ में द गल्फ ऑफ थाईलैंड तक, इतने बड़े क्षेत्र में ये शासन करते थे। मैं आपको एक इमेज दिखा देना चाहता हूँ, और ये कंबोडिया में भी काम आएगा जब अभी आप पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि शासनकाल कितने बड़े इलाके तक फैला हुआ था। ये पूरा जो इलाका दिखाया गया है सारा, ये इन्हीं का है। ये बहुत डीप कलर में दिखाया गया है, तो यहाँ पर डीपली सेंटर्ड रहा रूल डायरेक्ट। फिर धीरे धीरे ये लाइट कलर्स में है, ये बाद में आए इलाके जो कि इनके वासल्स थे, इनके सामंत थे। तो इतने बड़े क्षेत्र पे शासन हुआ करता था। शुरू 802, देन 881, देन 900, देन 1190, 1191, 1203, इस तरह से ये क्षेत्र आते गए। खमेर शासक, हिंदू शासक शुरुआत में, फिर ये बुद्धिस्ट भी होंगे आगे जाके। सो हिंदू बुद्धिस्ट रूल भी कह सकते हैं, मैंने हिंदू बुद्धिस्ट किंगडम या हिंदू बुद्धिस्ट एम्पायर या रिजिम भी कह सकते हैं, अलग अलग तरह से आप इन्हें पुकार सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर 8 से 14 सेंचुरी के बीच में जब ये शासनकाल आया, इस दौरान पर्टिकुलरली जिस समय में अंकोर वाट टेम्पल विकसित हुआ, उसी समय में 11th 12th सेंचुरी के दौरान जिस स्टेट में आज है वातफू मंदिर, उस स्टेट को अचीव कर गया। जिस स्टेट में आज हम पाते हैं उस स्टेट को अचीव कर गया। तो अंकोर वाट भी बना उस समय में, लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, और वातफू भी बना उस समय में। अंकोर वाट विष्णु टेम्पल है और ये वातफू जो है ये शिव टेम्पल है।
तो शिव टेम्पल। अब यहाँ पर एक चीज़ है, टेम्पल दिखाऊंगा, इतनी सिमिलरिटीज़ मिलेंगी। जब मैंने आपको बताया हेरिटेज एंड कल्चर आपने इंडिया में की, आपने नाचना कुठार टेम्पल देखा, आपने देवगढ़ का मंदिर देखा, दशावतार मंदिर देखा, वो आप जब अब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको सारी सिमिलरिटीज़ दिखेंगी। आपने फिर साउथ के टेम्पल देखे, उससे इस स्ट्रक्चर की सिमिलरिटीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ये बताती हैं कि देखिए आज के समय में आपके पास बहुत सारे तरीके हैं चीज़ों को वायरल करने के। ठीक है, आपने इमीडिएटली अभी कुछ किया और वो मिनटों में वर्ल्ड लेवल पर वायरल हो जाता है, और वो एक ही समय में अलग अलग जगह पर लोग उसे करते हुए पाए जा सकते हैं। जैसे कोई सॉन्ग का ट्रेंड है, कोई डांस का ट्रेंड है, वो देखा जा सकता है। लेकिन भारत और कहाँ लाओस, भारत और कंबोडिया कहाँ है? तो सेम टाइम के दौरान ही सेम स्ट्रक्चर की चीज़ें बनना, सेम तरह की शेप की चीज़ें बनना, सेम तरह की थ्योरीज एग्जिस्ट करना, मैसेजेस एग्जिस्ट करना, ये बताते हैं कि ये कैसे संभव हो पाता होगा उस समय में। फिर एक टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 200, 300, 400, 600, 700 साल तक चल रहा है, पर वो शुरुआत में जिस टीम ऑफ आर्किटेक्ट ने जैसे कंसीव किया था, जैसे धारण किया था, रिज़ल्ट 200, 400, 600 साल उसी रूप में बन के निकलता है। जबकि कई डायनेस्टीज़ बदल जाती हैं, किंगडम्स चेंज हो जाती हैं, ये कैसे हो पाता है? तो ऐसा पता चलता है कि एंशिएंट पीरियड ख़ास रहा स्कूल्स के मामले में। स्कूल ऑफ आर्ट बहुत ही कंटिन्यूटी में वर्क करते थे। तो जैसे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ स्कल्पचरिस्ट, द स्कूल ऑफ स्कल्पचर, ये कंटिन्यूटी में वर्क करते थे। इनका अपना एक सिस्टम रहता था नॉलेज को आने वाले जो ग्रुप्स हैं उनको इम्पार्ट करने का। राजघराने बदलते रहते थे, राजा बदलते रहते थे, बट कितनी इंडिपेंडेंस रहती होगी इन स्कूल ऑफ आर्ट्स को कि जो शुरुआती प्लानिंग इनके साथ हुई किसी मंदिर के निर्माण की, ये उसे वही स्वरूप दे जाते थे, चाहे 400, 500, 600 साल भी लग जाएं। और इस दौरान तो नक्शा बदल जाता था उस इलाके का, राजाओं के कॉन्टेक्स्ट में कौन से राजा आ गए, कौन से चले गए, ये सब बदल जाता था। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये स्कूल ऑफ आर्ट बहुत वृहद थे। मतलब ये भी हो सकता है कि जो स्कूल ऑफ आर्ट भारत में काम कर रहा है उस समय में, वो स्कूल ऑफ आर्ट्स से लर्नड पीपल किन्हीं और क्षेत्रों में जा कर के वही कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, या स्कूल ऑफ आर्ट की ही डायमेंशंस इतनी फैली हुई हैं, उसकी आर्म्स इतनी एक्सपेंडेड हैं कि वो कई किंगडम्स, कई डायनेस्टीज़ को एक ही समय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो कहने का मतलब ये स्किल्ड ग्रुप्स एक तरह का अपना एक पैरेलल वर्ल्ड बनाए हुए थे धरती पर। तभी आर्ट इतने कैओटिक अनसर्टेन पीरियड्स के दौरान भी कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में चली है। ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल ऑफ आर्ट्स हमेशा से ही एक उपजाऊ भूमि की तरह रहे, कि थोड़ा सा भी अगर उन्हें किसी लोकल ही सही, कोई रीजनल ही सही, या कोई बड़े सही राजा का बस आश्रय मिल जाए, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, तो भूमि जैसे वनस्पति पैदा कर देती है जल, हल्का सा जल मिलने से, वैसे ही वो अपनी आर्ट को प्रकट कर देते थे थोड़ा सा भी सपोर्ट या आश्रय मिलने से। तो इसलिए आप देखेंगे कि स्कूल ऑफ आर्ट्स की खासियत ये रहती है कि छोटे से एक शासक ने समर्थन दे दिया, या किसी सामंत ने समर्थन दे दिया, या शासक के दीवान ने समर्थन दे दिया, चीज़ वो उतनी ही परफेक्ट बना के जाते थे। इसका मतलब कि उस शासक ने किसी को नर्चर नहीं किया, वो एक कल्चर की तरह नर्चर होते ही आ रहे थे दोज स्कूल्स। बस ये हो सकता है कि उन्होंने उस समय में उस शासक की इच्छा की पूर्ति की कि एक मेरे लिए भी बना दीजिए, तो उन्होंने बनाया। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इस कल्चरल डेवलपमेंट के पीछे ज़िम्मेदार मैं मानता हूँ कि ज़्यादा राजघराने ना रह करके इसके पीछे ज़िम्मेदार रहा है हमारा सिस्टम ऑफ स्कूल्स ऑफ गिल्ड। जो अलग अलग कारीगर श्रेणी के लोग रहे, उनके जो अलग अलग समुदाय बने, द गिल्ड्स,
बड़े लेवल पर जुड़ करके उन्होंने एक आर्ट फॉर्म को ही कंटिन्यूटी में रखा, एक स्कूल का प्रकार उन्होंने धारण कर लिया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। यही चीज़ें आपको कल्चरल कंटिन्यूटी के बारे में समझाती हैं, जो भारत से ईस्ट की ओर भी दिख सकती है, वेस्ट की ओर भी दिख सकती है, हर जगह पर दिख सकती है। और आर्ट ऐसे स्पिल होती है, आर्ट एक जगह से दूसरी जगह पर इस मैनर में फिर स्पिल करती है। उसके स्पिलेज में, उसके फैलाव में ये लोग कैरियर का काम करते हैं, ये इनके माध्यम से जाती है। और इसीलिए आप देख पाते हैं कि जिस समय में भी कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो वो उसी समय में दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में भी एक ही साथ दिखा, तो फिर तो उसे बिना किसी मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसमिशन के वायरल करने में तो उसके पहले के कई 100 वर्ष जाने चाहिए। वो इतनी दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा, बट ये इसलिए ऐसा नहीं करने की ज़रूरत पड़ती थी कि कई 100 साल पहले से ही उसे वायरल किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो स्कूल ऑफ आर्ट कहीं पर भी बेस्ड हो सकता है, बट उसका जो लेंथ एंड ब्रेड्थ डायमेंशन है वो पैन ग्लोब भी हो सकता है, वो बहुत वृहद हो सकता है, वो बहुत बड़ा हो सकता है, वो एक ही रूप में काम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं सिख समाज की बात करता हूँ। देखिए, आप सिखों की बात करें तो वर्ल्ड ओवर आप कहीं भी जाएं, आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आती है। आप एक स्कूल के फॉर्म में जब चलते हैं तो ऐसा नज़र आता है कि पूरे विश्व भर में एक मर्यादा के साथ आपको लंगर प्रथा नज़र आएगी। पूरे विश्व भर में आप नोटिस कर लीजिएगा कि मर्यादा बिल्कुल सिमिलर रहेगी चारों तरफ। तो ऐसा लगता है जैसे कोई इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रही है, किसी संस्था के रूप में चल रहे हैं आप। और संस्था यहाँ पर वही है, मेन एस्पेक्ट इज़ द टीचिंग्स ऑफ द गुरु। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें तो अलग अलग समय में अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट एग्जिस्ट हुए हैं, और ये महत्वपूर्ण है। जो ईस्टर्न वर्ल्ड रहा है, द ओरिएंटल वर्ल्ड, उसकी महारत रही है इन स्कूल ऑफ आर्ट्स को जन्म देने में। ये बात आपको समझ के चलनी है। और जब राजघराने नहीं भी रहे, जनता की मदद से, जनता के आश्रय से भी ये चलते रहे हैं, आम व्यापारियों की मदद से चलते रहे हैं, बट इनकी कॉन्टीन्यूटी हमेशा मेंटेन रही है। ये बिखरे नहीं है, ये बिगड़े नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है आपकी सिविलाइजेशन की कॉन्टीन्यूटी का। मतलब भारत अगर आज एक संस्कृति के रूप में यदि कोई निरंतरता में चलने वाली एंटिटी है, मतलब अगर कल्चर की फॉर्म में, ट्रेडिशन की फॉर्म में अगर एक कॉन्टिन्यूम फिनोमेना है भारत, जिसे हम कहते हैं प्राचीन से आधुनिक काल का भारत, उसमें बड़ा योगदान उन कॉन्टिन्यूटी कैरियर्स का है। और वहाँ पर मैं स्कूल ऑफ आर्ट्स को बड़ी जगह देता हूँ कि उन्होंने अलग अलग रूप में रामायण को उकेरा मंदिरों में, महाभारत को उकेरा चित्रकारियों में या फिर मूर्ति कला में, और मतलब कि पन्ने जला भी दिए जाएं, लोक कथाएं मौखिक रूप में ख़त्म भी हो जाएंगी, नस्लें अंत भी कर दी जाएंगी, बोलियां भाषाएं बदल के लोक कथाएं ख़त्म हो जाती हैं फिर, लेकिन पत्थरों के रूप में ऐसे उकेर दिया चीज़ों को कि वो बानगी परमानेंट कर दी, वो नरेटिव फिक्स कर दिया उन्होंने वहाँ पर की चीज़ें आपके सामने हैं। तो ही रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि शायद भारत के पत्थर ग्रंथों से अधिक बोलते हैं, उनमें ज़्यादा दर्शन झलकता है। तो इस तरह से स्कूल ऑफ आर्ट्स सोसाइटी के लिए भी रेलेवेंट बने रहते और बने रहे और बने रहेंगे अगर वो उस समाज के दर्शन से जुड़ें खुद को। तो हमारे स्कूल ऑफ आर्ट्स की एक खासियत भी रही कि आपको आर्किटेक्चरल या स्कल्पचर या फिर किसी भी और फील्ड ऑफ डेवलपमेंट में ये नज़र आया कि स्कूल ऑफ आर्ट उस समय के दर्शन को रिफ्लेक्ट करता है। सोसाइटी का जो चेतना है, जो समाज का अपना एक विचार है, समाज किस चेतना के स्तर पर खड़ा है, स्कूल ऑफ आर्ट्स उसे रिप्रेजेंट करते रहे, इसलिए वो स्कूल ऑफ आर्ट समाज के लिए रेलेवेंट रहे हैं। समाज अपनी चेतना उन स्कूल ऑफ आर्ट्स के वाया एक्सप्रेस करता रहा है, इसलिए समाज ने इन स्कूल ऑफ आर्ट को हमेशा ज़िंदा रखा, क्योंकि इनके भी ज़िंदा रहने का कोई तो कारण रहना चाहिए था ना। तो इनके ज़िंदा रहने का कारण यही रहा कि इन्होंने अपने सब्जेक्ट मैटर को, सोसाइटी जो उस समय में हुई है, किसी भी समय में जो हुई है, उसकी चेतना के अकॉर्डिंग अलाइन कर दिया अपने सब्जेक्ट मैटर को, और इस वजह से वो सोसाइटी इनकी आर्ट में खुद को देखती रही। सोसाइटी अपनी एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों में नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए इन स्कूल ऑफ आर्ट की जो क्रिएटिविटीज़ थी उन्हें एक इम्पॉर्टेंट टूल मानने लगी और मानती रही कि ये आधार बनेंगे हमारी भावी पीढ़ियों में हमारी संस्कृति को स्थानांतरित करने में। तो
तो इसलिए सोसाइटी इनका पोषण भी करती रही, क्योंकि ये रेलेवेंट रहे। आई बात समझ में? ये इम्पॉर्टेंट है। तो यही इसलिए मैंने ये कहानी आपको यहाँ पर समझाई कि आप कई बारी क्या है कि एक खोखला घमंड हमारे दिमागों पे छा जाता है जब कई तरह के न्यूज़ चैनल्स में बहस के समय में कोई आकर के बताए कि लाओस में एक ऐसा मंदिर पाया जाता है जो शिव का था, तो आप उस समय में एकदम से खून आपका तेज दौड़ने लगे कि हमारे शिव जो हैं, मैं तो शिव का ही अनुयायी हूँ, कि हमारे देखो एक शिव का मंदिर वहाँ पाया जाता है, वहाँ एक ज़माने में पूरी धरती पर हमारा राज था। कृपया बात को इतना छोटा ना कर दें कि राज था हमारा, बात को इतना ना छोटा कर दें कि हमारे शिव का मंदिर पाया जाता है। यहाँ से एक बड़ा सवाल नहीं पैदा होता कि शिव सिर्फ हमारा ही था क्या। एक सवाल पैदा होता है कि क्या अलग अलग क्षेत्र में बस रहे समाज ने अलग अलग क्षेत्र में बस रहे समाज ने शिव को अपने अनुरूप पाया हो, शिव को उन्होंने अपने अनुरूप पाया हो कि उनका भी पाया हुआ एक शिव है, हमने जो पाया वो भी एक शिव है। तो वो जो एक सिमिलैरिटी है फिर इन दैट शिव, हमें उसे चेरिश करना चाहिए कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में समाज एक पॉइंट तक जाना चाहता है, उसका उद्देश्य एक होता है कि वो स्थिरता को पाना चाहता है, वो कला को पाना चाहता है, विकास को पाना चाहता है, आपसी सौहार्द को पाना चाहता है। जहाँ जहाँ समाज ये पाना चाहेगा तो क्या वहाँ वहाँ स्वतः ही शिव नहीं हो जाएगा, शिव वहीं नहीं आ जाएगा, समाज उसे पाना लेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट समाज में इस विचारधारा का आना है, उसे चेरिश करें, हम उन स्कूल्स को भी चेरिश करें जो इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, किन्हीं मैनर्स में, लिटरेचर के मैनर्स में, या फिर मौखिक कथाओं के मैनर्स में, या ड्रामा के मैनर में, या फिर आर्किटेक्चर के बारे में। वो इस विचार को बढ़ा रहे हैं और इस विचार का रक्षक, इस विचार का सोर्स और इस विचार को कंटिन्यूटी देने वाला जो है, फिर उसका विचार वहाँ होना ही होना है, शिव है। ये कहानी है। मतलब वो बेमायने गर्व का कारण ना बन के हमें हम्बलनेस ज़्यादा प्रोवाइड करता है अगर हम सत्य के निकट जाएं। मैंने इतनी कहानी इसलिए बताई कि अब यहाँ पर जो मैं इमेजेस दिखाने जा रहा हूँ, अब यहाँ भी आपको एक मंदिर मिलेगा। अब ये जो वातफू है ये मेकोंग नदी के किनारे हैं, ठीक है, इट इज़ इन द मेकोंग। ये मेकोंग नदी के वेस्ट बैंक पर है, ओके, ऑन द वेस्ट बैंक। अब जब आप मेकोंग नदी की बात करते हैं, नहीं, मेकोंग नदी से ऊपर से आते हैं ऑन द ईस्ट बैंक, ऑन द ईस्ट बैंक, ओके।